हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हम आपके सामने अगली क्लास लेकर आए हैं जो कि हमारा पाठ 11, यह आपका चैप्टर 11 चल रहा है। इसके लिए हमने कार्य को कर लिया है, उसके आंशिक सवाल कर लिए हैं, उदाहरण और पीछे वाले। इसके बाद में ऊर्जा का पार्ट में हमने ऊर्जा के उदाहरण, ऊर्जा के प्रकार के साथ साथ में इसमें आपको 4 का अध्ययन दिया गया है, जिसमें से हमने यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर लिया है और आपके गतिज ऊर्जा का अध्ययन कर लिया है। और गतिज ऊर्जा के हमने आंशिक सवाल, उदाहरण और पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो आंशिक सवाल दिए गए हैं, यहाँ आपका एक सवाल बहुविकल्पात्मक में दिया हुआ है, जिसे हम एवं या ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर इसका तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, जो आपका रखा गया है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा। और जो आपके स्थितिज ऊर्जा, इसमें आपको पहले ही पता चल रहा है कि स्थिति क्या है, स्थिति है। तो इसके बाद में इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो यहाँ टॉपिक के अंदर ही आपको बताया गया है कि उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बेटा? ये उसकी स्थिति के बारे में। तो ये हम देखते हैं कि इसकी स्थिति के बारे में हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पर इसका उदाहरण देंगे। उदाहरण देने के बाद में हम इसको समझेंगे। देखिए, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ये आपका स्पंज है। क्या है? स्पंज, जिसे हम बोलते हैं गद्दी। क्या है बेटा? ये स्पंज, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसको साधारण भाषा में गद्दी बोलते हैं। अब देखिए, इसकी लंबाई कितना है, ये है। इसकी मोटाई कितना है, ये है। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है। तो इसमें लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम इसको लंबाई के आधार पर इसको ऐसे दबाते हैं। देखिए, इस प्रकार से। तो दबाने को हम क्या बोलते हैं? इसमें संपीड़न। तो इसकी स्थिति परिवर्तन हो गई। उसके बाद में कुछ समय बाद में जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था को, इस प्रकार की इसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इसको हमने, इसकी लंबाई मानिए यहाँ से यहाँ तक के लिए 5 सेमी है। कितना है? 5 सेमी। हमने इसको इस प्रकार से दबा करके इसको कर दिया 2 सेमी। कितना कर दिया? 2 सेमी। तो हमने इसको कितना दबाया? 3 सेमी। 1.5 सेमी इधर से और 1.5 सेमी इधर से, 3 सेमी दब गया। अर्थात एक तरफ से दबाया ऐसे, तब भी कितना दब गया? ये 3 सेमी दब गया। तो दबाने को हम क्या बोलते हैं बेटा? संपीड़न या कंप्रेस करना, संपीड़ित करना, किसी वस्तु पर दबाव डालना। ठीक है। अब दबने के बाद में इसमें 3 सेमी का क्या हुआ? लंबाई में कमी हो गई। तो यहाँ पर विस्थापन कितने का हुआ? 3 सेमी का। बल कहाँ लगाया? इधर। और बल की दिशा में कहाँ गया? ये अंदर दब गया।
तो क्या निकल गया इसमें? कार्य निकल गया। क्या निकल गया? कार्य निकल गया। तो अर्थात क्या कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न संचित ऊर्जा से कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो हमने इसको दबाया है। अब देखिए, जैसे कि ये आपका चौक है, हम इसको ऐसे खींच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये ठोस वस्तु है। यदि हम इसको बना देते हैं क्या? स्प्रिंग। स्प्रिंग सभी ने देखी होगी, आपकी इस प्रकार से ऐसे बनी हुई होती है। उसको हम ऐसे खींच सकते हैं, खिंच जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग को खींचना। तो अब कहाँ हमने बल लगाया? बाहर की ओर, और वस्तु कहाँ बढ़ी? बाहर की ओर। तो विस्थापन कैसा हुआ? बल की दिशा की तरफ। तो कार्य कैसा हुआ? धनात्मक। तो इसमें कार्य करने की क्षमता के लिए जो इसमें संचित ऊर्जा है, और जब हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो दोबारा वो ऐसे अपनी अवस्था में आ जाती है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? इसका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा। तो परिभाषा के लिए देखिए, वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण, वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण, अवस्था के कारण, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, वस्तु की स्थिति एवं अवस्था के कारण, स्थिति एवं अवस्था के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा, वस्तु में संचित या उसमें निहित, और इसको हम क्या बोलते हैं? विद्यमान ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण वस्तु में संचित या विद्यमान ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्यमान ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद में हम इसके क्या लेते हैं? उदाहरण। उदाहरण के लिए, स्प्रिंग को संपीड़ित करना या स्प्रिंग को दबाना। स्प्रिंग को संपीड़ित, और ब्रैकेट में लिखते हैं दबाना। संपीड़ित करना, कॉमा, स्प्रिंग को खींचना। इसके बाद में धनुष। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं तीर धनुष को खींचना। ठीक है, या किसी गद्दी को खींचना या दबाना, या किसी गद्दी को दबाना आदि
स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपने देखा होगा, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्पंज वाला गद्दा आता है बेड पर, ठीक है, एक तो आपका आता है फोम वाला जो कठोर होता है, एक आपका आता है स्पंज या गद्दी वाला, इस प्रकार की उसमें गद्दी आती है स्पंज वाली। तो हम जब उस पर बैठते हैं सोफ़ा के ऊपर तो क्या है, वो अंदर दब जाता है, या आपके बेड के ऊपर लगा जो उसमें गद्दा होता है वो अंदर दब जाता है, और जब हम उस पर से हटते हैं तो वह दोबारा से ऊपर आ जाता है। तो ये किसका अवस्था है? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसे। तो उसमें अपनी अवस्था में दोबारा आने के लिए उसमें ऊर्जा होती है। क्या होती है उसमें? ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उतार लीजिए बेटा इसको। बहुत ही सिंपल और सीधे तरीक़ों में इसको लिखना है, इतना इसको टिपिकल नहीं बनाना कि ये क्या है, कहाँ से आ गया, कैसा है। सीधा भाषा में अपने आप को लिखना है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा जो होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सीधी सी बात। उदाहरण आप दे सकते हैं कि स्प्रिंग को दबाने से उसको जब छोड़ते हैं दोबारा वहीं आ जाती है, उस स्प्रिंग को खींचते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी अवस्था में आ जाती है। तीर धनुष जब ऐसे खींचते हैं पकड़ करके इस प्रकार से, तो उस जो तान होता है, जो धागा बंधा होता है, उस धागे को ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो क्या है, वो पीछे की ओर आता है, उसकी अवस्था परिवर्तन होती है। लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो तीर कहाँ जाता है? आगे, और आपका धागा वो धनुष कैसे हो जाता है? इस प्रकार से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो यही आपका क्या है, किसी गद्दी को दबाने से भी कैसा होता है ये, जैसे ये आपकी गद्दी है स्पंज वाली, इसको दबाने के बाद में ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। उतार लीजिए बेटा इसको। ठीक है, इसके बाद में हम इसके नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके नियम या इसके प्रकार पढ़ेंगे कि स्थितिज ऊर्जा को और हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये आपने उतार लिया है। इसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा को और भी कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई पत्थर, क्या बोलते हैं? कोई पत्थर जिसमें कुछ वजन है। वजन को किससे लिखते हैं हम? द्रव्यमान m से। वो कहाँ पड़ा हुआ है? धरती पर, ज़मीन पर। उसको हम उठा करके छत पर ले जाते हैं। तो हमने क्या किया? उसको उठाकर ऊपर ले जाने में कार्य किया। कितना ऊपर लेके गए? h ऊंचाई पर। ठीक है, इसके बाद में उसको ऊपर से डालते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ आता है? वो नीचे, वहीं धरती पे आकर गिरता है। तो वो भी क्या हो गया? इसका स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो इसके लिए हम इसका अगला नियम पढ़ेंगे। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का प्रथम नियम, स्थितिज ऊर्जा का प्रथम नियम। इसको जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको किताब में आपको समझाया हुआ है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वीय त्वरण के कारण या गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है,
तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा 1 नंबर, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ये आपका इसका प्रथम नियम है। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। ये आपका कोई छत है, ठीक है, इसकी क्या है, ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये ऊंचाई को किससे लिखते हैं हम, h से, ठीक है। और इसमें ये क्या है, कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु, द्रव्यमान कितना है उसका, m, इसको हम कह सकते हैं वस्तु। क्या कहेंगे बेटा, इसको वस्तु कहेंगे, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। अब देखिए इस पे यहाँ क्या लग रहा है, एक g कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, g। तो इसके कारण आपको स्थितिज ऊर्जा में किया गया कार्य क्या होगा, m गुणा g गुणा h, m गुणा g गुणा h। ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें, कार्य के लिए, किसके लिए, कार्य के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए जब किसी वस्तु को धरातल से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए कुछ कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, कुछ कार्य किया जाता है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत या विरुद्ध होता है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान m हो। तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किया गया कार्य बराबर, जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखिए इसको जब हम कहते हैं कि h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज
ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। किया गया कार्य। तो यहाँ हम बात करते हैं जो भी इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा निकल करके आएगी किसकी, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या निकल के आएगा, इसका ऊर्जा निकल के आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बल गुणा विस्थापन बराबर बल गुणा विस्थापन अर्थात mgh। क्या आएगा इसमें, mgh। और इसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ये आपको यहाँ तक लिखना है। ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हमने आपको पहले भी किया था कार्य के लिए। तो यहाँ पर आपका जो कार्य किया जा रहा है, इसको ऊपर ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है या ऊपर से नीचे आने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वही कार्य यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिति में परिवर्तन के कारण यह होता है। या हम इसका जो उदाहरण है वो आपका इस प्रकार से, ये आपका हो जाता है H। यहाँ पर आपका कोई क्या है, M द्रव्यमान की क्या है, वस्तु है। M द्रव्यमान के क्या है, वस्तु। और ये यहाँ पर क्या है आपका धरातल। क्या है, धरातल। और जब ये वस्तु आपकी ऊपर से नीचे यहाँ पर आकर के गिरेगी तो हम इसे क्या कहते हैं, बराबर mgh। और यहाँ g कहाँ लगता है, नीचे की ओर। ठीक है, इन दोनों में से हम किसी भी चित्र को समझ सकते हैं। उतार लीजिए बेटा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, ये हमने पहले से ही पढ़ लिया बस। बाकी आपको ये याद रखना है, ये वाला h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है, mgh होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कार्य के टॉपिक में इसको हमने पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ लिया था बेटा इसको, कार्य के टॉपिक में हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, ये इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या होती है, इसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उतार लीजिए बेटा इसको, एक बार अभी और समझ लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अगला टॉपिक कल के लिए रखा गया है, जिसमें आपको हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे या उसके आंकिक सवाल जिसे कहते हैं। आपके लिए इसमें आंकिक सवाल भी करवाया जाएगा कल के लिए। इस mgh के आधार पर आपके आंकिक सवाल क्या हैं। और इसमें एक और है जो इसका नियम नंबर दूसरा है, और जो इसका जो नियम नंबर दूसरा होगा उसको हम समझेंगे एक झूले के आधार पर। किसके आधार पर, झूले के आधार पर। तो पहले बेटा आप ये उतार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। आपको यहाँ पर ऐसे गोला नहीं करना है, आपको ऐसे बनाना है आयताकार में। और स्थितिज ऊर्जा बराबर आपको यहाँ लगा करके mgh इसके सामने लिखना है। कहाँ लिखना है, इसके सामने लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कार्य के साथ साथ में ऊर्जा का टॉपिक भी आपको ख़त्म होने वाला है।
इसके बाद में आपका स्थितिज ऊर्जा, आपका जो तीसरा प्रकार है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ये आपका कौन सा प्रकार चल रहा है? तीसरा वाला। पहला हमने कौन सा पढ़ लिया? यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा कौन सा पढ़ लिया? गतिज ऊर्जा। और तीसरा आज करवाया है वो कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद में जब हम चौथा पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा। उसमें आपकी विद्युत कैसे बनती है, किस संयंत्र के कारण या प्लांट के कारण हमें जो ये बिजली मिलती है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो उसका कुछ जो संक्षिप्तीकरण दिया गया है उसको हम विश्लेषण नहीं कह सकते, मतलब पूर्ण रूप से विस्तार में नहीं दिया गया है आपके लिए, ठीक है। संक्षिप्तीकरण जिसे हम निष्कर्ष बोलते हैं वो या उसको शीर्षक बोलते हैं, एक छोटे रूप में आपको ये समझाया गया है कि किस प्रकार से हम या किन किन की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपका नियम नंबर 1 कर लिया है। इसके बाद में अगली क्लास में हम जब करेंगे इसका नियम नंबर 2 पढ़ेंगे, एक पेंडुलम के आधार पर या एक झूले की गति के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में हम इसके अंक एक सवाल करेंगे। तो ये जो आपका है वो ऊर्जा का तीसरा पॉइंट है। पहला यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा ये स्थितिज ऊर्जा चल रहा है। तो आज की क्लास को हम यही समापन करते हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारी पिछली क्लासें लगातार पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, हमें आपसे पूर्ण आशा है, और उसको ध्यान से पढ़िए, इसको आप नोट भी करते रहें जिससे आपको सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपको डलता है तुरंत आपके पास में अपडेट पहुंच जाता है कि इसकी आपकी वीडियो डल चुकी है। तो आज की क्लास का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।